Welcome students. Dear students, today we are going to study the poem The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। इसको W.B. ईट्स ने लिखा है। W.B. ईट्स यानी कि विलियम बटलर ईट्स। Now look at this picture. What do you see in this picture? यहाँ पे देखो पूरा भीड़ भाड़ है। It's a crowded place and full of noise. Now look at this picture. What do you see here? This is a very beautiful and peaceful place in the midst of nature. ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सीन है। इस सीन में देखो ये जो एरिया है ये एक लेक के बगल में है। लेक के बगल वाला जो ये एरिया है इसको क्या बोलते हैं? पूरा जो ये एरिया है इसको बोलते हैं हम आयल। आयल मतलब होता है छोटा आइलैंड, मतलब झील के बीच में जो छोटा सा द्वीप होता है उसको हम बोलते हैं आयल। आयल मतलब छोटा आइलैंड। आइलैंड के पर क्या बना हुआ है? एक हट बना हुआ है, एक झोपड़ी बना हुआ है। देखो खूबसूरत झोपड़ी बना हुआ है। तो यही है, ये आयल है और ये झोपड़ी है। तो इन दोनों पिक्चर्स में आपको कौन सा पिक्चर्स अच्छा लगा? नाउ आई वांट टू आस्क यू विच प्लेस वुड यू लाइक टू स्टे? कौन सा प्लेस में आप रहना चाहेंगे एंड व्हाई? किस तरह का प्लेस में आप रहना चाहेंगे? डेफिनेटली यू वुड लाइक टू स्टे इन द सेकंड प्लेस, विच इज दिस प्लेस। दिस प्लेस इज एन आयल। आयल है एक छोटा द्वीप है झील के बीच में। देखो चारों झील के बीच में और ये झोपड़ी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द मिडेस्ट ऑफ नेचर। सो यू वांट्स टू स्टे इन दिस प्लेस। नाउ let us move to the next stanza. First of all, let us know about the poet. सबसे पहले पोइट के बारे में जानते हैं। इसके पोइट हैं W. विलियम बटलर ईट्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। He was born on 13 June 1865 and died on 28 January 1939. He was an Irish poet and one of the foremost figures of 20th century literature. आगे जब आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे तो विलियम बटलर ईट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अंग्रेजी भाषा के एक बहुत ही फेमस कवि हैं, एक प्रतिनिधि कवि हैं अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, उन्होंने ये कविता लिखा है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। नाउ लेट अस सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर्स में देखो, ये पिक्चर्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको टॉपिक आगे आएगा। तो इसको ये सब जो बेंत है, दिस आर द स्टिक्स। दिस स्टिक्स आर कॉल्ड वैटल्स। इसको वैटल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना WATTLES वैटल्स। और ये जो बीच बीच में ये मिट्टी लगा हुआ है, मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्ले। तो क्ले एंड वेटल्स, ये घर भी बनाते हैं। वेटल्स और क्ले लगा के हम लोग इंडिया में भी बनाते हैं, तो वो इंग्लैंड में भी इस तरह का घर बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल स्टार्ट, आई विल स्टार्ट टू रिसाइट द पोएम। हम लोग आपको पोएम रिसाइट करेंगे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो क्या है? आई विल अराइज and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. Now
इट्स अ वेरी वेरी लिरिकल पोएम। ये जो पोएम है ये गाने लायक पोएम है और बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इनिस्प्री क्या है ये जान लेते हैं। ये इनिस्प्री एक जगह का नाम है, ठीक है। इनिस्प्री एक जगह का नाम है और आयल जो कविता में आता है, लेक आयल मतलब झील में जो छोटा सा द्वीप है वो कहाँ पे है, इनिस्प्री है। तो इसका मतलब लेक आयल ऑफ इनिस्प्री। तो कवि क्या बोलते हैं, देखो, आई विल अराइज, अराइज मतलब स्टैंड अप, मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, इनिस्प्री नाम के जगह पे, ठीक है। और क्यों जाऊंगा इस इनिस्प्री के नाम के जगह पे, उसका आगे पंक्ति में वो वर्णन करते हैं, क्या करते हैं, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहां पे मेरा एक छोटा सा घर बना होगा, केबिन रूमा घर बना होगा। और वो घर किससे बना होगा, क्ले एंड वेटल्स। तो वेटल्स और क्ले के बारे में हम लोग बताया था, ये स्टिक्स होता है छोटा छोटा जो दीवार बनाने के काम में आता है। क्ले मतलब मिट्टी, है ना, मिट्टी और वेटल्स का बना होगा वो जो हमारा जो स्मॉल केबिन है इनिस्प्री में। और वहां पे क्या होगा, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। तो ये तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्सन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे किसका, इन्वर्सन लिटरेरी टर्म का प्रयोग किया गया। आई विल हैव 9 बीन रोज देयर, ऐसे होगा, ठीक है। तो आई विल हैव 9 बीन रोज, बीन मतलब सेम होता है, सेम वो जो सब्जी जो सेम सब्जी है, तो बोलते हैं 9 रोज में वो हमारा, मैं वहां पे सेम को उगाऊंगा। और क्या होगा, ए हाइव फॉर द हनी बी, और एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा। एंड लीव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहां पे अकेले रहूंगा, उस जगह पे मैं रहूंगा। बी लाउड, वहां पे मधुमक्खी का छत, मधुमक्खी आवाज करेगी। और ग्लेड मतलब होता है ओपन स्पेस, ठीक है। तो ओपन स्पेस में रहूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये इसका राइमिंग स्कीम पहले देख लेते हैं एक बार, राइमिंग स्कीम जानना जरूरी है। ये देखो, इसको हमने ए माना, इसको बी माना, क्योंकि इनिस्फ्री और फ्री और बी एक तरह का है, तो इसको फिर माना हमने ए और इसको बी। तो बहुत ही सिंपल राइमिंग स्कीम है, ए बी इसका राइमिंग स्कीम है। और राइज मतलब होता है स्टैंड अप, केबिन मतलब रूम, वेटल्स ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, ग्लेड मतलब क्लियरिंग ओपन स्पेस। बी लाउड रेफर्स टू द साउंड मेड बाय द बजिंग ऑफ द बीज। तो इस पंक्ति में इस तरह से कवि कहते हैं कि मैं उठूंगा और जाऊंगा इनिस्प्री में, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा केबिन बना होगा। और वो केबिन किसका बना होगा, मिट्टी और वो बेंत का बना होगा, वेटल्स का बना होगा। वहाँ पे 9 पंक्तियों में बीन की मैं बीन उगाऊंगा। और वहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता भी रहेगा मेरे लिए। और मैं वहाँ पे आराम से अकेले रहूंगा मधुमक्खियों के बीच में, ओपन स्पेस में। तो पहला स्टांजा में यही कहते हैं कवि। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टांजा। Before moving to the next stanza, let us see this picture. It's a picture of morning hour. Morning hour का ये पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। जैसे कि देखते हो, cool, calm and beautiful and serene and very peaceful. Now it is glimmering, like glimmering of lights. It's जो चमकता है रोशनी, ये दोपहर का है। रात में भी तारे टिमटिमाते हैं तो भी ये आकाश जो है ग्लिमर करता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है। ये दोपहर का है। इस कविता में रात के ग्लिमरिंग का वर्णन किया गया है। तो ये पर्पल है, पर्पल जो इवनिंग टाइम में जो पर्पल ग्लो होता है आसमान का, तो उसका यहाँ पे सीन है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और लेट अस स्टडी द नेक्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टांजा। अब स्टांजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all a gleamer, and at noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. अब देखो कवि क्या कहते हैं,
एंड आई शैल हैव, आई हियर स्टैंड्स फॉर द, ये आई किसके लिए आया है, कवि के लिए आया है, तो कवि के लिए आया तो बोलते हैं आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहां थोड़ी शांति मिलेगी। क्यों, क्यों मिलेगी, वो नेक्स्ट वर्ड्स में कहते हैं फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, शांति की अनुभूति धीरे धीरे होती है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, वो सुबह जो धीरे धीरे जो आकाश में घूंघट ओढ़े जो सुबह आती है और धीरे धीरे अपना घूंघट उठाती है, मानो कि प्रकाश का घूंघट वो उठाती है तो प्रकाश होता है, तो वैसे समय में ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग के सुबह के घूंघट से धीरे धीरे ड्रॉप करते हुए वो शांति आती है। और वो उस तरह की शांति में क्या होता है, क्रिकेट सिंग करता है, तो क्रिकेट तो और उस समय क्या होता है, क्रिकेट सिंग करता है, तो क्रिकेट, ये क्रिकेट है, दिस इज क्रिकेट, झिंगुर जिसको बोलते हो, ये सिंग्स करता है, म्यूजिकल प्रोड्यूसेस म्यूजिकल साउंड, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर, रात को जो तारे चमकते हैं तो शाइनिंग करता है आकाश, ग्लीमर करता है, वही बोलता है, तो तारे के चमकता मिडनाइट में, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर का जो टाइम होता है वो क्या था, पर्पल रंग का ग्लो होता है, जिसको कि मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको दिखाया था, पर्पल बैगनी रंग का चमकता है, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग्स क्या होता है, इवनिंग, ये लिनेट नाम की पक्षी चारों और बहुत सारे लिनेट पक्षी वो पेड़ पर रहती है और चहचहाती है, दिस इज लिनेट्स, एक तरह का पक्षी होता है, तो इस तरह से वो नेचर के बारे में यहाँ पे वर्णन करते हैं, तो इसका वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लो जिसको दिक्कत होता है। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्टांजा, तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टांजा लेट अस सी दिस पिक्चर, ये लेक का पिक्चर है, झील का पिक्चर है, देखो कितना कूल, काम एंड कंपोस्ट, एवरीबॉडी वुड लाइक टू लिव इन दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंट, डेफिनेटली वी ऑल like to live in this type of environment। तो नेक्स्ट स्टांजा में देखते हैं, देखो अब ये सबसे लास्ट स्टांजा है एंड इट्स अ वेरी वेरी important स्टांजा। I will arise and go now for always night and day, मैं उठूंगा और जाऊंगा, क्योंकि क्यों जाऊंगा, अभी जाऊंगा, फॉर ऑलवेज, क्योंकि हमेशा दिन और रात मुझे आवाज सुनाई देती है, किसकी आवाज सुनाई देती है, I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, शोर मतलब होता है किनारा, लैपिंग मतलब होता है धीरे धीरे जो टकराता है किनारे में पानी, तो वो एक तरह का आवाज जो करता है उसको बोलते हैं लैपिंग। तो लेक, झील का जो पानी, क्योंकि मुझे उस झील के पानी की याद आ रही है जो धीरे धीरे किनारे में आके टकरा जाती है, मुझे वो आवाज सुनाई देती है, मुझे वो आवाज अपनी तरफ बुलाती है, इसलिए मैं अभी उठूंगा और जाऊंगा। While I stand on the roadway, जब मैं यहाँ पे रोड, बिजी रोड पे खड़ा हूँ, तो मुझे वो शांति, वो झील की जो आवाज है, लैपिंग करने की जो आवाज है वो मुझे सुनाई देती है। और जब मैं भी रोडवे में और पेवमेंट्स, ग्रे पेवमेंट्स में खड़ा होता हूँ, यहाँ पे देखो देखो पेवमेंट्स, ग्रे ग्रे पेवमेंट्स, तो इसको राइमिंग स्कीम लाने के लिए क्या कर दिया गया है, यहाँ पेवमेंट्स ग्रे को, ग्रे पेवमेंट्स को पेवमेंट्स ग्रे कर दिया गया। फिर तो ग्रे रंग का जो पेवमेंट्स है, पैर से चलने वाला जो रास्ता रोड के किनारे बना रहता है, उस पे जब खड़ा होता हूँ, I hear it in the deep heart's core, मुझे दिल की गहराई में वो आवाज, वो झील के वाटर के लैपिंग करने की आवाज सुनाई देती है और मुझे बेचैन कर जाती है। मैं अभी उठूंगा और मैं वहां जाऊंगा। तो द पोएट लव्स नेचर और ही इज वेरी fond of nature and he finds peace there, he finds tranquility there, if he is happy there, he does not want to live in the busy streets, in the polluted area, but he wants to live in the pure environment of nature। तो what's the poem all about बच्चों, ये कविता किस लिए है, देखो
द पोएम क्या है, इसका थीम क्या है, मतलब मैसेज क्या है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इज नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन, है ना। ये जो हमने प्रकृति में जो विकास किया है सिविलाइजेशन का, ये विकास हमको क्या हुआ, इट हैज टेकन अवे अस अवे फ्रॉम नेचर, हम लोगों को वो नेचर से दूर ले गया है। व्हाट वी वैल्यू in nature is often the exact opposite of what civilization brings। ये civilizations का जैसे जैसे शहर का ये सभ्यता का विकास हुआ तो क्या, तो नेचर को उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, है ना। और civilization sometimes destroys the peace that nature provides। ये जो सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ है वो कभी कभी क्या होता है, तो नेचर जो शांति देती है उसको वो नष्ट कर रहा है। पोएट yearns for a natural retreat where he will live in peace। वो शांति से जहाँ रहना चाहता है तो उसके लिए वो मतलब बहुत ज्यादा आतुर है वहाँ जाने के लिए। थ्रू दिस द पोएट डिपिक्ट्स दैट द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फुल ऑफ डर्ट एंड नॉइज। Lastly, through this, the poet highlights the moral value of appreciating the natural beauty of nature। While searching for natural beauty, one can find solitude and peace। शांति, नेचुरल ब्यूटी को खोजते हुए, तो यही इसका मेन मैसेज है। तो एक दो लाइन में बोले कि द पोएट लव्स नेचर, he does not want to live in the noisy streets and polluted areas। He wants to live in the Innisfree। Innisfree is the name of a place where he has a small hut and he has some natural environment. He has honeybee there and he has crickets and he enjoys the beauty of nature where he finds peace and solitude। Okay? तो इस तरह के भावनाएं वर्ड्सवर्थ की भी कविता में और बहुत सारे कवि की कविता में आपको मिलेगी। तो अब देखो ये क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस का स्टांजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavement's gray। I hear it in the deep heart score। इसका पहला क्वेश्चन से बताओ, who is the poet of this the above stanza? What does the poet hear while standing on the roadway? Who is I in line number 1? Now let us see the answer। W.B. Yeats is the poet of the poem। The second answer will be lapping of lake water is heard by the poet। And the third one is who is I in the number, I stand for the poet there। Now literary devices used in the poet। तो rhyming scheme मैंने पहले बताया था, A B है। alliteration का प्रयोग किया गया। alliteration क्या होता है, दो closely connected words एक ही consonant से शुरू होते हैं in the beginning, जो शुरू होते हैं beginning में, तो वो होता है alliteration, उसको बोलते हैं। जैसे hive, honey, bee, तो एच का बार बार प्रयोग किया गया है। इसके लेक लैपिंग लो, तो एल का प्रयोग बार बार किया गया। रेपिटिशन का प्रयोग किया गया। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्प्री। पर्सोनिफिकेशन का मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड। मेटाफोर का क्लाउड्स आर कंपेयर टू व्हील्स। तो इस तरह से यहाँ पे मेटाफोर का पर्सोनिफिकेशन, मॉर्निंग को दुल्हन की तरह बोला गया है ना। दुल्हन की तरह वो आती है घूंघट ओढ़े हुए, बादल का घूंघट ओढ़े हुए, धीरे धीरे वो घूंघट उठाती है, मानो प्रकाश होता है। घूंघट मतलब मॉर्निंग के थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है। जैसे मान लो दुल्हन घूंघट ओढ़े हुए और धीरे धीरे प्रकाश होता है, वो घूंघट उठाती है। तो यहाँ मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया। मेटाफर, क्लाउड्स का कंपेयर व्हील्स से किया गया, तो वो मेटाफर है। तो इस तरह से आज का पोएम खत्म हुआ। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Have a nice day.